Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने टेस्ट 6 डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा फ्रेश चैप्टर 16 इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले टेस्ट 6, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टेस्ट 6 ना हो इस वक्त, भैया टेस्ट 6 की कॉपीज दीजिएगा जिन स्टूडेंट के पास नहीं है। फॉर द टाइम बिंग या तो आप साथ वालों के साथ शेयर कर लीजिए या मोबाइल पे तस्वीर ले लीजिए ताकि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें। टेस्ट 6 ये हमारा चैप्टर 1 से रिलेट कर रहा है। सिलेबस था टेस्ट 6 का हमारा चैप्टर 1, और इसमें आपको पता है चैप्टर 1 में कोई केस स्टडी सेट नहीं होती। आई कैप जो क्वेश्चंस पूछता है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं चैप्टर 1 में से। कंपलसरी क्वेश्चन है चैप्टर 1 में से, और जो क्वेश्चन वो है भी रिप्रोडक्शन का। तो इसमें आपको टेस्ट में भी कोई केस स्टडी नजर नहीं आई होगी इसी वजह से। और मेरा ख्याल है ये टेस्ट आपके लिए इजी भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें या तो चीजें आपने याद की हैं या याद नहीं की। तो समझने समझाने वाला इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, फिर भी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, discuss how high court exercises supervisory role over the subordinate courts. Also discuss the 3 types of prerogative orders which high court may issue in this regard. जी हाई कोर्ट कैसे सुपरवाइज करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को? जी मेरे भाई, कौन सी ऑर्डर इशू करता है हाई कोर्ट? हेबियस कॉर्पस और प्रेरोगेटिव। और प्रेरोगेटिव के कितने टाइप्स है ऑर्डर के? 3। और मैंडेमस, प्रोहिबिशन ऑर्डर, सर्शियरी ऑर्डर। करेक्ट। बी, व्हाट इज द कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट? फेडरल शरीयत कोर्ट का कंपोजिशन क्या है और टेन्योर क्या है? जी कंपोजिशन, कितने जज होते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट? 8, मैक्सिमम 8 मैक्सिमम। और इनकी फर्दर कंपोजिशन क्या है? एक इनमें चीफ जस्टिस है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और मैक्सिमम 3 जजेस होंगे जो कि उलमा कराम होंगे जिनका इस्लामिक रिसर्च में एक्सपीरियंस होगा, और मैक्सिमम 4 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। करेक्ट। टेन्योर कितना होगा? प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकता है। जी क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब 4 मेन ADR मैकेनिज्म्स। जी मैकेनिज्म कौन कौन से ADR के? निगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन। और प्रैक्टिकली जो हमारा कमर्शियल डीलिंग्स में डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा मैकेनिज्म पॉपुलर है? आर्बिट्रेशन वाला। आर्बिट्रेशन किस वाले मैकेनिज्म में जो थर्ड पार्टी का डिसीजन कंपलसरी होता है, इंपोज किया जाता है? आर्बिट्रेशन। करेक्ट। क्वेश्चन 3, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, कस्टम्स एंड एग्रीमेंट आर द 4 लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ। इलेबोरेट एनी 3 ऑफ देम। जी 4 में से किसी 3 को हमने एक्सप्लेन करना था। लेजिस्लेचर क्या है? लॉ जो के पास किया जाता है बाय पार्लियामेंट, और अदर बॉडी जिसको डेलीगेटेड अथॉरिटी का कंसेप्ट भी आपको याद होगा जी। और प्रेसिडेंट क्या है? जजमेंट पास बाय सुपीरियर कोर्ट इन प्रीवियस केसेस। कस्टम्स जी, हाँ जी, और पाकिस्तान में कस्टम्स को रिप्लेस कर दिया गया है शरिया लॉ के साथ। और लास्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट स्पेशल लॉ है जो बेसिकली 2 रेलिवेंट पार्टीज के दरमियान में ही इन्फोर्सेबल होता है, जिन पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट किया गया हो। 4A, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन कोर्ट्स इन पाकिस्तान। जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स का मतलब क्या है? जो कि 15 ईयर से कम एज का पर्सन हो, उस पर क्रिमिनल लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता, उसके लिए स्पेसिफिक लॉ के मुताबिक डील किया जाता है उससे। उस स्पेसिफिक लॉ का नाम क्या है?
रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट, ठीक है। डिसीजन रिवर्स्ड, दो टर्म्स थी, एक डिसीजन ओवररूल्ड, एक डिसीजन रिवर्स्ड। फर्क क्या है दोनों में? ओवररूल्ड का मतलब ये होता है कि एक अनरिलेटेड केस में हायर कोर्ट ने डिफरेंट रूलिंग दी जो कि प्रीवियसली किसी दूसरे केस में लोअर कोर्ट ने रूलिंग दी थी। और डिसीजन रिवर्स का मतलब क्या है कि उसी केस में अपील में हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। ये दो टर्म्स थी, याद है आपको? डिसीजन ओवररूल्ड और डिसीजन रिवर्स में। जी नेक्स्ट 4 पार्ट बी, लिस्ट ऑन द टाइप ऑफ केसेस आर मैटर्स डेल्ट विद बाय फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स किस तरह के केसेस को डील करते हैं? प्रॉपर्टी केसेस और हाँ जी बिल्कुल चाइल्ड कस्टडी वगैरह केसेस। और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल किस तरह के केसेस को डील करता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान में जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं, पे के ऊपर, अनफेयर डिसमिसल के ऊपर, प्रमोशन वगैरह के ऊपर, हेल्थ एंड रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, सेफ्टी मेजर्स सही नहीं लिए गए। क्वेश्चन 5 पार्ट ए, the essence of doctrine of binding precedent is that the decision of the courts higher up to the hierarchy of courts are binding upon courts lower in the hierarchy. Define precedent and briefly explain its types. जी प्रेसिडेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं? रीजनल प्रेसिडेंट एंड डिक्लेरेट प्रेसिडेंट और बाइंडिंग प्रेसिडेंट एंड परसुएसिव। शाबाश। प्रोसेस ऑफ पासिंग मनी बिल्स, मनी बिल कैसे पास होता है? नेशनल असेंबली पास करती है, उसके बाद नहीं सेनेट के पास नहीं जाता ये। हाँ सेनेट के पास नहीं जाता अप्रूवल के लिए, एक्सेप्शन है जी। इसमें टेस्ट 6 में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। चलिए इसको क्लोज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 15 कंप्लीट किया था। चैप्टर 15 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। चैप्टर 15 बेलमेंट एंड प्लेज वाला था। कोई क्वेश्चन नहीं? आजकल चैप्टर स्टार्ट करें। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एजेंसी, ठीक है, टॉपिक है एजेंसी। स्टार्ट करेंगे आज, कुछ बेसिक्स हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। 2 कंसेप्ट डिस्कस करने हैं हमने, डिफाइन करना है और टाइप्स ऑफ एजेंट सीखनी है। एजेंट क्या है इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन सीखनी है और इसकी टाइप्स। सेकंड कंसेप्ट है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी रिलेशनशिप कितने तरीकों से क्रिएट हो सकता है। आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट सीखने हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? एजेंट और उसकी टाइप्स। एजेंट को डिफाइन करना, उसकी टाइप्स देखनी है कितनी है, और फिर इसके बाद एजेंसी रिलेशनशिप कितने तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है ये सीखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन सीखते हैं इसकी। कह रहे हैं एजेंट किसको कहते हैं? एक पर्सन को जिसको एम्प्लॉय किया गया है, रखा गया है, किस लिए अपॉइंट किया गया है, किस लिए? टू डू एक्ट्स, कि वो कोई काम करे, फॉर अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे। एजेंट ऐसे बंदे को कहते हैं जिसको अपॉइंट किया गया है, एम्प्लॉय रखा गया है, किस लिए? ताकि वो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कोई काम करे। वो काम डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, वो टाइप से हम पढ़ेंगे कि वो कितनी तरह के काम हो सकते हैं। तो जिस बंदे को अपॉइंट किया गया है उसने किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करना है, उसे क्या कहेंगे? एजेंट। और जिसने अपॉइंट किया है प्रिंसिपल, यानी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल है। तो एजेंट और प्रिंसिपल एक दूसरे का अपोजिट है। फर्ज कीजिए एक दो जो दुकान का मालिक है, फर्ज कीजिए कि वो किसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, किसी दिन वो अपने बिजनेस प्लेस में नहीं जा सका, और वो अपने बजाय किसी और को ऑथोराइज करता है कि आपने आज की जितनी भी डीलिंग्स होंगी मेरे बिहाफ पे आपने करनी है। वो मे भी उसका दोस्त हो, मे भी उसका कोई सीनियर एम्प्लॉय हो। तो अब जो इसमें जो ओनर है वो कौन है? प्रिंसिपल। और जिसको अपॉइंट किया गया है वो कौन है? एजेंट।
फर्ज कीजिए एक बंदे ने अपने किसी सर्वेंट को कहा कि मुल्तान में रहता है फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा जी मुल्तान में से हमने शिपमेंट भेजनी है लाहौर में, आप ये फॉर एग्जांपल आमों की पेटियां हैं कुछ, आप इनको लाहौर लेके जाइए और वहां पे सेल कर दें और जो भी पैसे मिले वो वापस ले आइए। अब इस सिचुएशन में जो ओनर है वो प्रिंसिपल है और जिसको भेजा गया है शिपमेंट दे के वो एजेंट है। अब डेफिनेटली एजेंट ने जो वहां पे जाके वो आमों की पेटियां लेके जा रहा है वहां पे सेल करेगा, तो ये अपने बिहाफ पे, अपने लिए वो उनका मालिक नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे इनको सेल कर रहा है। तो ये एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप। समटाइम इस तरह भी होता है कि कोई एक पार्टी, फॉर एग्जाम्पल कराची की पार्टी है, उन्होंने कुछ चीजें प्रोड्यूस की, अकाउंटिंग में शायद आप इस तरह का कंसल्ट पढ़ते होंगे, वो लाहौर में किसी ट्रेडर से कांटेक्ट करके कहते हैं सर मैं अपनी गुड्स, अपनी इन्वेंट्री आपको भिजवा रहा हूं, आप अपनी दुकान पे इनको रखें, इनको सेल कीजिए, अगर ये सेल हो जाए तो मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा, वरना बाद में इन्वेंट्री वापस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शायद से आप काउंटिंग में कंसाइनमेंट बेसिस या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन इस तरह के टर्म्स जो हैं इससे सीखते हैं ये कंसेप्ट। तो इसमें भी जो ओनर है वो तो कराची का ट्रेडर है और जो यहाँ पे पर्सन जिसकी शॉप है, जिसको कहा गया कि आप हमारे बिहाफ में इन चीजों को सेल करें, वो एजेंट है। एजेंट का सबसे अहम काम ये होता है कि उसने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। जो भी काम करना है प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन के, अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा वो, क्योंकि जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना चाहिए। और अगर कभी किसी सिचुएशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए, उस सूरत में अगर प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं तो वो खुद से फैसला कर सकता है, लेकिन डिसीजन करेगा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अगर हम, वैसे तो ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज में, लेकिन अगर अभी मैं आपके साथ शेयर करूं कि एजेंट को अपॉइंट किया गया है, सबसे बड़ी उसकी लायबिलिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो किसी भी एजेंट की सबसे बड़ी लायबिलिटी या ड्यूटी होगी कि वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे, एक्ट करे। और अगर फर्ज कीजिए किसी वजह से प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शंस लेना पॉसिबल ना हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए, तो उस वक्त इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डिसीजन करे। जैसे फर्ज कीजिए कि मुल्तान से भेजा गया लाहौर बेचने के लिए चीजें, क्या इस एजेंट को चीजें फैसलाबाद में जाके बेचनी चाहिए? नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ हो जाएगा, उसे लाहौर में जाके ही चीजें बेचनी चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए रास्ते में कहीं साहिवाल आया और वहां पता चला कि आमों की पेटियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, और अगर लाहौर तक इनको लेके जाया गया तो ये मजीद खराब हो जाएंगी और किसी काम की नहीं रहेंगी। वहां पे एजेंट ने फौरी तौर पे फैसला करते हुए कम कीमत पे, क्योंकि आम अब खराब हो रहे हैं, कम कीमत में इन आमों को साहिवाल में ही सेल कर दिया। बताइए क्या एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? अच्छा, यहाँ पे असल चीज यह है कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड तो जरूर किया है, क्योंकि इस अथॉरिटी इस चीज की नहीं दी गई थी कि साहिवाल में बेचने, अथॉरिटी तो लाहौर की दी गई थी, लेकिन चूंकि उसने इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल काम किया है तो ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह अगर फर्ज कीजिए कराची वाले ने लाहौर अपनी कोई शिपमेंट भेजी और ये कहा कि सर आपने ये सामान कम अज कम 1000 रुपए पर यूनिट में बेचना है, और उस बंदे ने 800 रुपए पर यूनिट में इस सामान को सेल कर दिया, क्या उसने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम किया? नहीं किया। ठीक है, हाँ अगर कोई वाकई इमरजेंसी थी जिसकी वजह से उसने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के से एक्सीड करते हुए कोई काम किया तो उसकी इजाजत है, वरना नॉर्मली जो एजेंट होता है उसने जो भी काम करना है प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करना है। ये रिलेशनशिप क्लियर हो गया दोनों को? ठीक है, अगर याद रखिए, अगर एजेंट प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है तो एजेंट जो भी एक्ट करेगा वो एजेंट का नहीं प्रिंसिपल का समझा जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एजेंट असल में प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा। जो एग्रीमेंट एजेंट करेगा वो बाइंडिंग होगा प्रिंसिपल पे। क्यों? हालांकि प्रिंसिपल तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रिंसिपल पे बाइंडिंग ही होगा, क्योंकि एजेंट अपने लिए नहीं प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एग्रीमेंट कर रहा। नेक्स्ट, एजेंट की टाइप्स कितनी है? ये टाइप्स एक छोटा सा कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं, लेकिन चूंकि आई के अपने बुक में इसको डिस्कस किया हुआ है तो हम भी इसको पढ़ेंगे, स्किप हम किसी टॉपिक को नहीं करेंगे। एजेंट की टाइप्स कितने हैं? सबसे पहले टाइप्स हमें बता रहा है मर्केंटाइल और कमर्शियल एजेंट। मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट कौन से लोग होते हैं? जो रेगुलरली वन ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, एक आध दफा नहीं, रेगुलरली चीजें खरीदते हैं या सेल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि रूटीन नेचर में किसी पर्सन को हमने अपॉइंट किया, हमने कहा कि हम आपको रूटीन में सियालकोट में चीजें भेजा करेंगे, आपने हमारे बिहाफ पे चीजें सेल करनी है, ये भी एजेंट है। या हम किसी को यूं भी कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन कि सियालकोट में हम जो चीज डील करते हैं, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, सियालकोट में हमारे बिहाफ पे आप अच्छे अच्छे सप्लायर्स को ढूंढे और उनसे मटेरियल परचेज करके हमें फॉरवर्ड किया करें, वो भी मर्केंटाइल एजेंट होता है। यानी मर्केंटाइल एजेंट चीजों को सेल करने के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, बाय करने के लिए भी किया जा सकता है। इसे सेल एजेंट भी कहते हैं, परचेज एजेंट भी कहते हैं। ये मर्केंटाइल या कमर्शियल जो रूटीन नेचर में चीजों को बाय या सेल करने के लिए हम अपॉइंट करते हैं, ये है मर्केंटाइल एजेंट। ये समझ लग गई आपको? सबसे ज्यादा जो एजेंट डिस्कस होगा, बल्कि हमारा जो ये चैप्टर फोकस कर रहा है वो मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट पे फोकस कर रहा है। अच्छा, फर्ज कीजिए हमने अगर किसी एजेंट को कहा कि आपने सिर्फ कैश सेल करनी है, हमारी चीजें जब भी सेल करेंगे सिर्फ कैश सेल्स करेंगे, और वो क्रेडिट सेल भी कर देता है, क्या उसने अथॉरिटी के मुताबिक काम किया या अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? एक्सीड किया। इस सूरत में अगर वो जिसको क्रेडिट सेल किया वो बैड डेट हो जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी? उस मर्केंटाइल एजेंट पे, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। अथॉरिटी के अंदर रहते हुए जो भी काम करेगा वो एजेंट का काम नहीं, प्रिंसिपल का काम समझा जाएगा। अथॉरिटी से एक्सीड करके जो भी काम करेगा उसके लिए एजेंट खुद लायबल है। अथॉरिटी से एक्सीड जो भी काम करेगा एजेंट, उसके लिए वो खुद लायबल है। अब कुछ एजेंट होते हैं कहते हैं सर यहाँ पे जो मार्केट है ना इसके हालात फर्क है, कराची में मार्केट जो है इसके हालात फर्क है, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल करना पड़ती है, कैश सेल जो है वो फिर बहुत कम सेल होगी। तो ऐसा करते हैं, उधर से वो जो कराची वाला सेलर है वो कहेगा भाई मुझे क्या पता कि आप किस किस लोगों को मैं कलेक्शन करने के लिए थोड़ी देना हूँगा। तो सम टाइम जो मर्केंटाइल एजेंट है वो ये कहता है सर आप ऐसा कीजिए, रिस्क ऑफ बैड डेट मेरे पे छोड़ दे, वो रिस्क मेरा, आप मुझे थोड़ा सा कमीशन एक्स्ट्रा दीजिए, मैं रिस्क ऑफ बैड डेट खुद ले लेता हूँ। यानी खुद एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि अगर पार्टी बैड डेट हुई तो वो आपका नुकसान नहीं मेरा नुकसान होगा, इसके बदले में थोड़ा सा वो कमीशन एक्स्ट्रा लेता है। इसको कहते हैं डेल क्रेडियर एजेंट। डेल क्रेडियर एजेंट, डेल क्रेडियर एजेंट ऐसा होता है जो कि प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि थर्ड पार्टी जिसको वो चीजें सेल कर रहा है अपना प्रॉमिस जो है, अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करेगी। और थर्ड पार्टी की ऑब्लिगेशन क्या होती है भला? पेमेंट करने की। ठीक है, कि क्रेडिट सेल की तो उसकी पेमेंट करे। तो डेल क्रेडिट एजेंट कौन सा है? जो क्रेडिट सेल करता है और रिस्क ऑफ बैड डेट खुद एज्यूम करता है। थर्ड पार्टी को कहता है कि जी सॉरी, प्रिंसिपल को कहता है सर थर्ड पार्टी की फिक्र ना करें, अगर थर्ड पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की मैं आपको पैसे दूंगा, इसके बदले में जाहिर है वो एक्स्ट्रा रिस्क जो ले रहा है इसके बदले में एक्स्ट्रा कमीशन भी लेगा। इसे डेल क्रेडिट एजेंट कहते हैं। एक एजेंट होता है ऑक्शनर। ऑक्शनर यानी जो ऑक्शन में, नीलामी में चीजें बेचता है। अब जो नीलामी में आपने अक्सर देखा होगा टीवी वगैरह पे भी, वो बोली लग रही होती है जी 10,000, 12,000, 15,000, 15,001, 15,002, 15,003, और फिर वो क्या होता है वो थोड़ा सा और ठग करके मारता है थोड़ा, और फिर उसका सोल्ड। तो वो क्या जो बंदा सेल कर रहा है वो उसकी अपनी चीजें जो सेल कर रहा है कि वो ओनर के बिहाफ पे चीजें सेल कर रहा है, तो ये भी एक तरह से एजेंट ही हुआ। ठीक है, ऑक्शनर। इसी तरह का मिलता जुलता एजेंट और भी होता है ब्रोकर, जैसे स्टॉक ब्रोकर। ब्रोकर वो लोग होते हैं जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ब्रोकर में और मर्केंटाइल एजेंट में फर्क है।
मर्केंटाइल एजेंट तो रेगुलरली बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऑक्शनर हैं या ब्रोकर्स हैं ये रेगुलरली बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे होते हैं। हमने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है, हम जाके जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं हमारे बिहाफ पे आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर दीजिए। अब वो प्रॉपर्टी जो सेल करेगा, जो प्रॉपर्टी डीलर है, क्या वो अपने बिहाफ पे अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी, हमारे बिहाफ, तो एक तरह से वो भी हमारा एजेंट है। इसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए हैं लोग, ब्रोकर्स वगैरह जो शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, क्या वो अपने बिहाफ पे अपने लिए शेयर्स खरीदते बेचते हैं? नहीं, इन्वेस्टर के बिहाफ पे शेयर्स खरीदते बेचते हैं। तो ये स्टॉक ब्रोकर भी एक टाइप ऑफ एजेंट है। लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स में और मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट में फर्क क्या है? स्टॉक ब्रोकर जो है वो वन ऑफ कभी कभार की ट्रांजैक्शन को डील करते हैं, जबकि जो मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट है ये रेगुलरली बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। और फिर अदर टाइप्स क्या है? डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर एजेंट है? किसके एजेंट है? शेयर होल्डर्स के, कंपनी के, जिसमें वो डील करे। डायरेक्टर जब किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, वो एग्रीमेंट डायरेक्टर्स का पर्सनल एग्रीमेंट है या कंपनी के बिहाफ पे करते हैं? कंपनी के बिहाफ पे। उसी तरह, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, डायरेक्टर वाला कंपनी एक्ट में कंसेप्ट। पार्टनरशिप में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। पार्टनर जो है ये भी एजेंट होते हैं। किसके? पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनरशिप फर्म के, बल्कि वो पार्टनरशिप में हम एक लाइन पढ़ेंगे, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। एजेंट कैसे है? क्योंकि वो पार्टनरशिप के बिहाफ पे, दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे लोगों से डीलिंग कर रहा है। जैसे बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो पार्टनर तो है कि सारे पार्टनर मिलके तो नॉर्मली नहीं जाएंगे, कोई एक पार्टनर को ऑथराइज करेंगे भैया आप जाके बैंक से लोन ले लीजिए, तो वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे लोन ले रहा है बैंक से। और अगर वो लोन लेता है तो क्या दूसरे पार्टनर्स में बाइंडिंग है ये एग्रीमेंट? बिल्कुल बाइंडिंग है, ठीक है। तो पार्टनर्स पार्टनरशिप में एजेंट होते हैं और डायरेक्टर्स कंपनी में एजेंट होते हैं। टाइप ऑफ एजेंट क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसमें सबसे अहम है मर्केंटाइल एजेंट। आगे हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो मर्केंटाइल एजेंट के होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितनी तरह के एजेंट हो सकते हैं। पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट जो है ये पार्टनरशिप में दोबारा पढ़ेंगे। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको नोट कर लीजिए। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, ठीक है। इसकी फर्दर एलैबोरेशन हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना काफी है। ये तो हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। जी बताइए, क्या एजेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई? टाइप्स भी क्लियर हो गए? अब चलते हैं क्रिएशन। इसमें थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस होंगे। क्रिएशन ऑफ एजेंसी कि अगर हमने एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन, तो कितने तरीके हैं इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के? आपको याद है क्या मैंने आपको कभी ये बताया कि जो हम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी पार्टी के साथ, ये रिटन फॉर्म में होना जरूरी है कि ओरल फॉर्म में भी चल सकता है? दोनों एक्सेप्टेबल है। एग्रीमेंट का रिटन फॉर्म में होना लाजमी नहीं, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। लेकिन कुछ खास किस्म के एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनका रिटन होना जरूरी है। कुछ खास किस्म के एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनका रिटन होना जरूरी है। सिमिलरली, अगर आपने किसी को एजेंट अपॉइंट करना है तो मुझे बताइए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे उसके साथ? बिल्कुल उसके साथ एग्री करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसका मतलब है जो एजेंट की अपॉइंटमेंट होगी वो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होगी। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कितनी पार्टीज के दरमियान में होता है? 3, और बेलमेंट का और प्लेज का 2। तो उसी तरह जिस तरह ये रिलेशनशिप है ये किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे स्टैब्लिश होते हैं, उसी तरह जो एजेंसी का रिलेशनशिप है, यानी एक बंदा प्रिंसिपल है तो वो किसी को एजेंट अपॉइंट कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होगी, ये भी किसी ना किसी एग्रीमेंट की बेस पे बनेगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए। कहता है कितने तरीकों से रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी क्रिएट हो सकता है? सबसे पहला और सबसे कॉमन, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक होता है एक्सप्रेस, लॉ में 2 टर्म्स यूज होती हैं, एक एक्सप्रेस एक एम्प्लॉयड। एक एक्सप्रेस एक एम्प्लॉयड। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? मैं क्लियर अल्फाज में कहूं,
क्लियर अल्फाज में कोई चीज कहूं, इसे कहेंगे एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए भाई मुझे ऑफर करें, सर मैं अपनी बाइक जो है वो 20,000 में आपको बेचना चाहता हूं, क्या आपको एक्सेप्ट है? आप एक्सेप्ट करते हैं? मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख दिया एक्सेप्टेड। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना। मैंने रिटर्न फॉर्म में नहीं कहा, जबानी कहा, ओरली, हाँ मुझे एक्सेप्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको, मुझे मंजूर है। क्या ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट है कि नहीं? ये भी एक्सप्रेस है, क्लियरली मैंने कहा। अच्छा फर्ज कीजिए कि मैंने ना तो रिटर्न फॉर्म में कहा ना ओरली कहा, बल्कि ऐसे सरल ला दिया। ठीक है, या इन्होंने कहा कि सर बाइक जो है मैं आपको बेचना चाहता हूं, बाइक बाहर है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे ये तो नहीं कहा कि मैं इसे खरीदना है, लेकिन मैंने इसे बाइक की चाबी ली और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बताइए क्या एग्रीमेंट है ये? बिल्कुल ही, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं, एम्प्लॉयड एग्रीमेंट है। एम्प्लॉयड एग्रीमेंट है। एक बंदे, एक लीगल केस है, एक बंदे का कैशियर था, उसने कैशियर एम्प्लॉय रखा। कैशियर ने, उसको इजाजत नहीं थी, लेकिन कैशियर ने अपने मालिक की इजाजत के बगैर किसी और साथ वाला कोई दुकानदार था, उसको 10,000 रुपया लोन के तौर पे दे दिया कि 10% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो। अब क्या एजेंट ने ये अपनी अथॉरिटी में काम किया या अथॉरिटी से एक्सीड किया? एक्सीड किया। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, याद रखें थर्ड पार्टी के, ये गौर से सुनेगा, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो पता नहीं आपने उसको अथॉरिटी दी है कि नहीं दी। वो तो नॉर्मली जूम करेगा, जी कैशियर रखा है, इसको नॉर्मली अथॉरिटी होती है कि पैसे रिसीव कर सकता है, खर्च भी कर सकता है, तो वो तो नॉर्मली जूम करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट अब वापस नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते दुकानदार को कि भाई कैशियर ने मेरी मर्जी के खिलाफ ये आपको लोन दिया, मुझे वापस करें, नहीं। लेकिन चूंकि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, ये एजेंट और प्रिंसिपल का मामला है, इसके लिए लायबल एजेंट होगा। प्रिंसिपल को इस ट्रांजैक्शन से, जो एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करके करता है, प्रिंसिपल को जो भी नुकसान होगा एजेंट उसके लिए लायबल होगा। यानी अगर बाद में वो दुकानदार पैसे नहीं देता तो लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल नहीं होगा। लेकिन अगर कैशियर को इजाजत थी कि वो मुनासिब से रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकता है लोगों को, और वो किसी को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है जो कि रीजनेबल समझा जाता है, तो क्या अब ये ट्रांजैक्शन वैलिड है? अब अगर वो बंदा बैड डेट होता है, लोन वापस नहीं करता, क्या एजेंट लायबल है? लायबल, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी में काम किया, और अपनी अथॉरिटी में जो भी एक्ट करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। अभी तक की जो सिचुएशन है, इसमें एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। यहां पे लॉ ये कहता है कि ऑप्शन है प्रिंसिपल के पास, वो चाहे इस ट्रांजैक्शन को डिसओन कर दे जब उसे पता चले, चाहे इस ट्रांजैक्शन को डिसओन कर ले, चाहे बाद में एक्सेप्ट कर ले, बाद में एक्सेप्ट कर ले। अगर बाद में एक्सेप्ट करता है, इसे कहते हैं रेटिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन का डिक्शनरी मीनिंग है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। यानी कोई एक ट्रांजैक्शन इनिशियली एजेंट की अथॉरिटी से एक्सीड कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसे क्या कहेंगे? रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन बिल्कुल वैलिड एक्ट समझे जाते हैं। यानी अगर प्रिंसिपल रेटिफाई कर देता है एजेंट के किसी एक्ट को जो इनिशियली उसकी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा था, तो इनिशियली तो ये एक तरह से जो है वो गलत ट्रांजैक्शन थी, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, लेकिन जब प्रिंसिपल इसको रेटिफाई कर दे, बाद में सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर ले, तो वो ट्रांजैक्शन इक्वली वैलिड समझी जाती है, कि जैसे वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी से ही की गई हो। और किस दिन से वैलिड समझी जाएगी भला? जिस दिन रेटिफाई किया या जिस दिन एक्ट हुआ? जिस दिन एक्ट हुआ। तो इसको कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ये रेटिफिकेशन का कंसेप्ट समझ आया?
वन वर्ड में कोई पूछे रेटिफिकेशन क्या है, हमने कहना है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। फिर आगे उसको बता देंगे अगर इनिशियली एजेंट ने कोई एक्ट ऐसा किया हो जो उसकी अथॉरिटी से एक्सीड हो रहा था और बाद में प्रिंसिपल इसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर दे तो इसे कहते हैं ये रेटिफिकेशन है। रेटिफिकेशन की कुछ इसेंशियल्स हैं, रेक्विजिट्स हैं, ठीक है, रेक्विजिट्स हैं। वो रेक्विजिट्स पूरे हो जाएं तो रेटिफिकेशन इक्वली वैलिड है जैसे एजेंट ने अथॉरिटी के साथ ही काम किया हो, ठीक है। वो भी रेक्विजिशन हम पढ़ेंगे और ये इफेक्टिव होगा किस तारीख से, फ्रॉम द डे ऑफ एक्ट। अच्छा, यहां पे अभी हम पढ़े रेटिफिकेशन तो दरमियान में आ गया, हम तो पढ़ रहे थे एक्सप्रेस और इंप्लॉयड में फर्क। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, जो क्लियर वर्ड्स में हो, रिटन या ओरल फॉर्म में। इंप्लॉयड का मतलब क्या है, जो क्लियर वर्ड्स में ना हो, कंडक्ट ऐसा हो कि वो एक्सेप्टेंस को शो कर रहा हो। अब महीने के बाद जो दुकानदार था 10% इंटरेस्ट लेके आया और मालिक ने एक्सेप्ट कर लिया इंटरेस्ट को। अब उसका एक्सेप्ट करना, इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करना, बताइए क्या इस चीज की इंडिकेशन है कि वो एग्री करता है कि जो आपको लोन देगा, क्या ये रेटिफिकेशन समझी जाएगी? लॉ कहता है बिल्कुल ये रेटिफिकेशन समझी जाएगी, ठीक है। ये एम्प्लॉयड है। यहां पे एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब क्या है, ये मतलब समझिए। एस्टॉपल से समझ में आता है स्टॉप, रुकना या रोकना किसी चीज को। कंसेप्ट ये है, अगर गौर से सुनिएगा, ये पार्टनरशिप में फिर से आएगा। अगर एजेंट कोई काम करता है ऐसा जो कि उसकी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है और प्रिंसिपल के सामने हो रहा है, प्रिंसिपल उसको नहीं रोकता और लोगों को ये मैसेज देता है कि जैसे ये एक्ट इसकी अथॉरिटी में है, तो लॉ ये कहता है अब चाहे ओरिजिनली वो एजेंट उस एक्ट को करने के लिए लायबल नहीं था, अब ये समझा जाएगा जैसे उसने वो एक्ट प्रिंसिपल की अप्रूवल से किया है। यानी एजेंसी बाय एस्टॉपल का मतलब प्रिंसिपल को रोक दिया जाएगा कि बाद में वो मुकर नहीं सकता कि ये मेरा एजेंट नहीं था, ये मेरा एजेंट नहीं था। इसी तरह का कंसेप्ट है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। उसमें ये आसानी से समझ आता है। पार्टनरशिप में आपको पता है क्या एग्रीमेंट होता है जिसकी बेस पे पार्टनरशिप बनती है? पार्टनरशिप डीड। शाबाश। पार्टनरशिप डीड में 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। चारों बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, ए बी सी डी। उनके साथ ई भी था, ई उनका कोई दोस्त है। ब्रांच मैनेजर ने पूछा जी सर आइए आप जरा अपना तारुफ तो कराइए। मिस्टर ए ने कहा हम सारे पार्टनर्स हैं, हम सारे असल में ए बी सी डी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप डीड के मुताबिक, ई पार्टनर नहीं है। लेकिन इंट्रोडक्शन क्या कराए, हम सारे पार्टनर। सारे बैठ गए। बैंक ने कहा अच्छा ठीक है सर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करवा दें, हफ्ता 10 दिन लगेंगे, बाद में लोन अप्रूव होगा। हफ्ता 10 दिन के बाद बी आया लोन लेने के लिए, पता चला 2 दिन पहले मिस्टर ई आके लोन ले चुका। मिस्टर बी ने कहा सर वो तो पार्टनर ही नहीं था, ये देखे पार्टनरशिप डीड, इसमें ए बी सी डी पार्टनर है। तो बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा सर जब आप आए थे उस वक्त आपने रिप्रेजेंट किया था मिस्टर ई को कि हम पार्टनर है, आपने, उसने भी ऐसे बिहेव किया कि जैसे वो पार्टनर है। आपने अपने कंडक्ट से हमें ये एहसास दिलाया कि ये आपका पार्टनर है, तो अब आप मुकर नहीं सकते, आप स्टॉप नहीं हो सकते, मुकर नहीं सकते इस चीज से कि एक्सेप्ट करने से कि ये आपका पार्टनर है। इसे कहते हैं पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, कि ओरिजिनल एक चीज ना होना लेकिन जो प्रिंसिपल या पार्टनर्स है वो दूसरों को रियलाइज करवा दे कि ये चीज है, बाद में फिर वो उससे मुकर नहीं सकते। एजेंसी बाय एस्टॉपल क्लियर हुआ? इसमें एक तरह से चूंकि एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता तो समझने के लिए हम इसको इंप्लॉयड कह देते हैं। एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या कंसेप्ट है? एजेंट ने एक्ट किया विदाउट अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं थी एजेंट के पास, लेकिन जब वो ये काम कर रहा था प्रिंसिपल ने उसको रोका नहीं, देखता रहा, लोगों को रियलाइज करवाया कि हाँ ये मेरा एजेंट है। तो फिर बाद में वो जो भी एग्रीमेंट करता है प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होंगे वो, हालांकि ओरिजिनली वो एजेंट नहीं था, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल ने लोगों को अपने कंडक्ट से ये यकीन दिलाया,
यहाँ लोगों को ये परसेप्शन डेवलप हुई और प्रिंसिपल ने उसको निगेट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, तो फिर उसे एजेंट ही समझा जाएगा चाहे वो एजेंट नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? एजेंसी बाय एस्ट्रोपल और एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। नेक्स्ट एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये भी हमने डिस्कस कर ली। रेटिफिकेशन की कुछ रिक्विजिशंस है, कुछ इसेंशियल्स है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको टाइप्स जो है कैसे एजेंसी क्रिएट होती है वो करवाना चाह रहा हूं, वो कवर कर लें, उसके बाद डिटेल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट एजेंसी बाय नेसेसिटी। अच्छा ये अहम कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट है ये एजेंसी बाय नेसेसिटी का। कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो तो हमारा एजेंट प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपनी पावर से एक्सीड करके भी कोई एक्शन ले सकता है। हमारा एजेंट अपनी पावर से एक्सीड करके भी कोई एक्शन ले सकता है, लेकिन किस केस में? कोई इमरजेंसी हुई हो। जैसे फर्ज कीजिए एग्जांपल हमने दी थी, मुल्तान से लाहौर आ रहा था, रास्ते में आम खराब हो गए। अब उसको अथॉरिटी नहीं थी आमों को लाहौर के अलावा किसी और जगह बेचने की, या जो प्राइस प्रिंसिपल ने डिसाइड कर ली उससे कम प्राइस पे सेल करने की, लेकिन चूंकि इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसमें एज्यूम किया जाएगा उसके पास अथॉरिटी है इन चीजों को सेल करने की। अगर वो सेल कर देता है चीजें तो जो प्राइस का डिफरेंस होगा, यानी वो प्राइस जो प्रिंसिपल ने कही थी और वो प्राइस जिस पे एजेंट ने सेल किया है, क्या ये डिफरेंस एजेंट से रिकवर करवाया जाएगा? नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि उसने, हालांकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये कंसेप्ट होता है एजेंसी बाय नेसेसिटी, कि जरूरत इस चीज की पेश आ गई। इवन इसमें यह भी कंसेप्ट है कि अगर हमारा एजेंट है उसने अपनी पावर से एक्सीड किया तो वैलिड समझा जाएगा अगर एजेंसी बाय नेसेसिटी वाला केस है, या कोई ऐसा बंदा जो हमारा एजेंट ही नहीं है वो भी हमारे बिहाफ पे हमारे इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कोई एक्ट करता है, उसे वैलिड समझा जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉ ये कहता है ये एजेंसी बाय नेसेसिटी के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। पहली चीज, सिचुएशन में रियल इमरजेंसी हो, वाकई इमरजेंसी सिचुएशन हो। दूसरा, एजेंट ने कांटेक्ट करने की हत्तुल इम्कान प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके इंस्ट्रक्शन लेने की कोशिश की हो, लेकिन प्रिंसिपल से राब्ता ना हो पाया हो, इम्पॉसिबल टू कांटेक्ट प्रिंसिपल। वरना इमरजेंसी सिचुएशन में असूली तौर पे तो उसे चाहिए था कि वो मोबाइल उसके पास है, फोन करके प्रिंसिपल से कहता सर ये आम खराब हो रहे हैं, क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता। लेकिन फर्ज कीजिए उस जगह पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, या ये उस जमाने की बात है जब मोबाइल नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1870, हम बैलेंस नहीं था उसके पास, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको 1872 में बना है, उस वक्त तो मोबाइल नहीं होते थे, तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन इम्पॉसिबल था, कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। और तीसरी चीज, एजेंट ने एक्ट किया हो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में, अपने फायदे में एक्ट ना किया हो, प्रिंसिपल के फायदे को सामने रखते हुए एक्ट किया हो, तो उस सूरत में एजेंसी बाय नेसेसिटी एक्सेप्टेबल है, वैलिड है। क्लियर हुई है बात? अच्छा चलिए, आई के आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया। एक आदमी जो था वो गोश्त बेचता था, किसी ने उसने किसी शादी पे जाना था, अपने दोस्त से कहा कि भाई 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ शादी पे, तुम ऐसा करना कि ये फ्रीजर में गोश्त रखा हुआ है, बाकी रूटीन में जो बंदा आता है जिससे खरीदता हूँ बेचता हूँ वो भी तुम्हें बता देता हूँ, तुमने इस गोश्त को फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये पर केजी से कम पे सेल नहीं करना। उसने कहा ठीक है। पहले दिन जब उसने फ्रीजर खोल के देखा उसमें कुछ गोश्त खराब हो रहा था, उसने क्या किया कि उसको बेचने के लिए 900 रुपये पर केजी पे रेट लगा दिया। अब वो सारा गोश्त बिक गया, वो 3 घंटे के अंदर अंदर, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा अच्छा अगर 900 रुपया रेट हो तो इसका मतलब है 50 रुपये तो अभी भी मुनाफा होता है और सेल बहुत ज्यादा होती है। उसने दूसरे और तीसरे दिन भी 900 रुपये पर केजी के हिसाब से गोश्त बेचता रहा, सेल होते। बताइए कि क्या अब जब प्रिंसिपल आया उसने तीनों दिन में जितना प्राइस उसने कही थी 1000 रुपये और जितने पे वो सेल करता रहा 900,
₹100 का नुकसान हुआ प्रिंसिपल को, उसने तीनों दिन का ₹100 के डिफरेंस के लिहाज से क्लेम फाइल कर दिया एजेंट के खिलाफ। बताइए पहले दिन का क्या उसे पैसे मिलेंगे? प्रिंसिपल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? ये एजेंसी बाय नेसेसिटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। इमरजेंसी थी, प्रोवाइडेड के बाकी कंडीशन भी उसने पूरी, इमरजेंसी सिचुएशन थी, जाहिर गोश्त खराब हो रहा था, उसने कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की हो लेकिन कांटेक्ट ना हुआ हो, और तीसरा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल काम किया। तो हमें लग रहा है कि पहले दिन तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, सेकेंड और थर्ड डे में पूरी नहीं हो रही, तो सेकेंड और थर्ड डे में एजेंसी बाय नेसेसिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। फर्क समझ आया एजेंसी बाय नेसेसिटी? हाँ, अगर फर्ज कीजिए वो ओनर आता और कहता चलो यार मेरा दोस्त है, इसने गलत किया लेकिन चलो कर लिया, अब खैर ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको रेटिफिकेशन कहते हैं। क्लियर होगी ये बात? चलिए, अब नेक्स्ट है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ की वजह से जो एजेंट अपॉइंट होते हैं। ये बात होगी अभी डायरेक्टर्स और पार्टनर। डायरेक्टर्स जो है लीगली एजेंट होते हैं, किसके? कंपनी के, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और पार्टनर्स जो हैं वो लीगली एजेंट होते हैं, किसके? पार्टनर। भाई कुछ कंसेप्ट समझ आया? अब सिर्फ एक चीज पेंडिंग है, रेटिफिकेशन की रिक्विजिट्स, कि जब आपने रेटिफिकेशन करनी है क्या चीजें होना जरूरी है। इससे पहले मैं चाह रहा हूं, क्योंकि मेन कंसेप्ट दूसरी चीजें हैं, कि पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर लें, फिर एंड में आपको रिक्विजिट्स ऑफ रेटिफिकेशन भी समझाता हूं। यहां तक बताइए कोई कंसेप्ट ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, पूछ लीजिए। टर्म समझ आ गई? अभी समझ लीजिए हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तो असल में लीगल केस आने हैं, ठीक है? ये बेसिक रूल्स हैं। टर्म जी जी नहीं, उनको वो कंपनी के बिहाफ पे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो डायरेक्टर द्वारा कर, जैसे बैंक से लोन लेना, लोगों के साथ एग्रीमेंट करना। एम्प्लॉय अपनी जो उसकी पोजीशन है उसके लिहाज से तो एजेंट होगा कंपनी का, लेकिन जो हर तरह की ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ डायरेक्टर एजेंट होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं कैशियर है, कैश की ट्रांजैक्शन के लिहाज से तो हम कह सकते हैं उसे ये कंपनी का एजेंट है, लेकिन बाकी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कह सकते जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, इसमें एक ही क्वेश्चन है और वो भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म्स एजेंट एंड प्रिंसिपल, डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन द 4 डिफरेंट वेज मेथड्स बाय विच द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट में बी क्रिएटेड। तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है? एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, एजेंसी बाय नेसेसिटी और एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। प्रोबेबली इसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट है वो एजेंसी बाय नेसेसिटी है और एजेंसी बाय एस्टॉपल, ठीक है? ये फ्यूचर के टॉपिक को सामने रख के बता रहा हूं, तो बाकी चाहे आप रट्टा भी लगा ले, लेकिन इसका कंसेप्चुअली क्लियर होना बहुत जरूरी है। एजेंसी बाय नेसेसिटी और एजेंसी बाय एस्टॉपल। मे बी आई कैप सिर्फ ये टर्म दे कि हमें एक एक्सप्लेन करो इन कंसेप्ट्स को। 3 Part A, explain the term ratification in relation to contract of agency under the Contract Act 1872. What is the effect of a valid ratification? Ratification को explain कर लेंगे। Subsequent acceptance, इफेक्ट क्या है वैलिड रेटिफिकेशन का? कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्ट स्टार्ट से ही वैलिड समझा जाएगा और प्रिंसिपल में बाइंडिंग होगा स्टार्ट से ही, पहले दिन से। और बी में पूछ रहा है लिस्ट डाउन द कंडीशन नेसेसरी फॉर ए वैलिड रेटिफिकेशन। ये कंडीशन अभी हमने पढ़नी है थोड़ी देर में। 4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन ऑन एजेंसी बाय एस्टॉपल। ये वही बात हुई, एजेंसी बाय एस्टॉपल के टर्म देके हमसे पूछ रहा है, तो एजेंसी बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट। केस स्टडी है, 3 केस स्टडी। पहला क्वेश्चन नंबर 5, A enters into a contract with B for buying B's motor car as agent of C. ए ने सी के एजेंट के तौर पे बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विदाउट सीज अथॉरिटी। अब देखें सी है जिसके
लिए ट्रांजैक्शन की गई, सी प्रिंसिपल है और बी उसका, ए उसका एजेंट है। बी जो है थर्ड पार्टी है, बी ने गाड़ी बेची ए को और ए ने सी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन की। सी ने उसे कहा नहीं हुआ था कि गाड़ी मेरे लिए खरीदना, उसकी अथॉरिटी के बगैर। बताइए बी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब असल सिचुएशन ये है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल ए होगा कि सी होगा। क्वेश्चन ये याद रखें, कभी राइज नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि सी ने ए को ऑथोराइज किया था या नहीं किया था, ये ए और सी का मामला है, ये बी का इससे कोई लेना देना नहीं। बी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर ए इसको रेटिफाई कर देता है, बाद में सी इसको रेटिफाई कर देता है प्रिंसिपल, तो गाड़ी जाएगी सी को। अगर सी रेटिफाई नहीं करता तो ए लायबल है, बी का वैलिड होगा। वो कह रहा है बी कैंसल्स, रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बी कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सी कम्स टू नो ऑफ इट। बाद में बी ने कहा नहीं भाई मैंने गाड़ी नहीं बेचनी, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। सी को अभी तक इसका कुछ पता नहीं था। सी सब्सिक्वेंटली रेटिफाइज द कॉन्ट्रैक्ट एंड सूज टू इन्फोर्स इट। बाद में सी रेटिफाई करता है। बताइए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं जी? कॉन्ट्रैक्ट पहले भी वैलिड था, सी बी तो उसको कैंसिल कर ही नहीं सकता था। अब जब सी ने रेटिफाई किया तो बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है या डेट ऑफ रेटिफिकेशन से? डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर फर्क सिर्फ इस चीज का है कि कॉन्ट्रैक्ट में लायबल पार्टी कौन है, ठीक है, वो सी है या ए है, फर्क सिर्फ इस चीज का है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये बात समझ आई आपको? क्वेश्चन 6, डी ए कैरियर discovers that a consignment of tomatoes owned by E has deteriorated badly before the destination was reached. वही एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आम की जगह पे टमाटर कर दिए। He therefore sell the consignment for what he can get. और जिस प्राइस पे भी कंसाइनमेंट बिक सकती थी उसने बेच दी। This is about a third of the market price for good tomatoes. और ये 1/3, जैसे अगर एक्चुअल टमाटर 300 को तो ये 100 रुपया मिला। E sues D for damages. ई जो है वो प्रिंसिपल है, वो केस फाइल करता है डी के खिलाफ डैमेजेस का। डी क्लेम्स ही वाज एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी। डी कहता है कि मैं तो एजेंट ऑफ नेसेसिटी था। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। जी बताइए क्या एजेंट, कितने स्टूडेंट का ख्याल है एजेंट लायबल है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है एजेंट लायबल नहीं है? क्या एजेंसी ऑफ नेसेसिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है? कैसे अप्लाई नहीं होता मेरे भाई? हाँ, उसने मेंशन नहीं किया तो हम कहेंगे एजेंसी ऑफ नेसेसिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है प्रोवाइडेड ये कंडीशंस मीट हुई हो। प्रोवाइडेड हम क्वेश्चन में लिखे, नो नहीं लिखेंगे, यस लिखेंगे, कंडीशन लिख के यस लिखेंगे। नो नहीं, क्वेश्चन में उसने किसी चीज को मेंशन नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं है वो नॉट है। इसका मतलब ये हम एज्यूम करेंगे लिख के कि ये चीजें पूरी हो रही हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिख देता है ना कि उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की, फिर हम कहते हैं ठीक है एजेंसी बाय नेसेसिटी नहीं है। या लिख देता है कि उसने कोई पर्सनल बेनिफिट लिया है, क्लियरली लिख देता, फिर हम कहते हैं कि ये एजेंसी बाय नेसेसिटी नहीं है। उन चीजों के बारे में साइलेंट है तो हम लिख के एज्यूम करेंगे कि ये वैलिड है। ये क्वेश्चन समझ आया? 6, 7, A without B's authority lends B's money to C. Afterwards, B accept interest on the money from C. Discuss whether A is liable. ये वही है जो भी डिस्कस किया है। A liable नहीं है। ये कौन से वाला कंसेप्ट है? रेटिफिकेशन का कंसेप्ट, ठीक है, रेटिफिकेशन का जी। अच्छा अब आते हैं वापस उस कंसेप्ट, यहां तक कंसेप्ट सारे समझ आ गए। अब हम स्टडी करने लगे हैं रेक्विजिशंस क्या है वैलिड रेटिफिकेशन की। ये पेज 117 है, 117 पे आइए। टॉप पे है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, उसके अंदर हेडिंग है रेक्विजिट्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। वैलिड रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चीजें पूरी होंगी तो हम कहेंगे रेटिफिकेशन वैलिड है। पहला रेक्विजिशन, एक्ट इज रेटिफाइड द पर्सन फॉर हुम इट इज डन। जिसके लिए एक्ट किया गया है वही रेटिफाई करेगा। अंडरस्टूड?
सिंपल। प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एंड कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम व्हेन एक्ट इज डन एंड एट टाइम व्हेन इट इज रेटिफाइड। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया और जिस वक्त रेटिफाई किया गया, दोनों वक्त प्रिंसिपल का जिंदा होना और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। अगर प्रिंसिपल मर गया या पागल हो गया, जो पागल होते हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। प्रिंसिपल मर गया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या पागल हो गया रेटिफाई किए बगैर, क्या रेटिफिकेशन हो सकती है? ठीक है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त प्रिंसिपल पागल था, तो पागल का रूल ये होता है कि पागल एजेंट अपॉइंट नहीं कर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यही तो बता रहा हूं, पहले पागल था फिर सही हो गया। वो कह रहे जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जिस वक्त रेटिफाई हुआ, दोनों वक्त में उसका जिंदा होना और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त पागल था, इसका मतलब यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि पागल बंदा जो है वो एजेंट को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो एजेंट को भी बाइंड नहीं कर सकता। थर्ड, ओनली लॉफुल एक्ट्स कैन बी रेटिफाइड। कहता है रेटिफिकेशन में आप सिर्फ लॉफुल एक्ट्स को रेटिफाई कर सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज को रेटिफाई नहीं कर सकते, क्रिमिनल एक्टिविटीज को रेटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये भाई अगर जाके किसी को लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट है और बाद में कहें मैंने तो सर के कहने पे किया है, तो मैं लायबल हूंगा कि ये लायबल है? भाई मैं कहाँ है लायबल है, ये लायबल होगा। हाँ, क्रिमिनल एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि मुझे भी पकड़ के ले जाएं, ठीक है, लेकिन मैं बाद में अगर मैंने ऑथोराइज नहीं किया था तो ये लायबल, ये पर्सनल लायबल। याद रखें, इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो एजेंट होता है वो खुद लायबल होता है। प्रिंसिपल में भी लायबल, में नॉट भी लायबल, वो हालात से अंदाजा लगाया जाएगा, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज के लिए एजेंट 100% लायबल। जी अच्छा। 4, whole transaction must be ratified. There cannot be ratification of partial transaction. कर यहाँ तो सारी ट्रांजेक्शन रेटिफाई करो या सारी की ना करो। ये ना 1 लाख लोन दिया और वो कहे नहीं 50,000 की रेटिफिकेशन करता हूँ, 50,000 की नहीं करता। कहता है कंप्लीट ट्रांजेक्शन रेटिफाई होगी या रिजेक्ट होगी। प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। एजेंट ने आधी बातें बता के रेटिफिकेशन करवा ली हो, वैलिड रेटिफिकेशन है? प्रिंसिपल को फुल फैक्ट्स का पता होना चाहिए। रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। रेटिफिकेशन मस्ट नॉट इंजर ए थर्ड पर्सन, यानी ये किसी थर्ड पर्सन को इंजरी नहीं होनी चाहिए रेटिफिकेशन, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। जी, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल थे सारे। रीजनेबल टाइम में होना चाहिए रेटिफिकेशन को, यानी जिस वक्त एक्ट हुआ। अब ये रीजनेबल टाइम केस टू केस वेरी करता है, हम ये नहीं कह सकते कि जिस वक्त एक्ट हुआ उसके महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर होना चाहिए, केस टू केस वेरी करेगा। जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।